जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू हिंदी क्लब। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं सीटेट की तैयारी को। हमने ऑलरेडी आप लोगों को वृद्धि अंग विकास और टैग वर्ड पढ़ा चुका है और हमने आपको इंट्रोडक्शन भी दे चुका है। थोड़ा सी उसमें स्टूडियो की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए हमने जब तक स्टूडियो सही नहीं आ जाता हम लोग इसको मोबाइल से कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको वृद्धि एवं विकास पढ़ाया हुआ है, जिसमें हमने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं। हमने आपको टैग वर्ड पढ़ाया। हम आपको वो टॉपिक उठा कर देंगे जहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। हमने अपने इस वीडियो में हमने अपने प्रॉपर नोट्स को इंक्लूड किया हुआ है, जहाँ से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। इससे बाहर क्वेश्चन ना ही सिर्फ सीटेट में, किसी भी टेट में आप लोग, किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप लोग चले जाओ, चाहे DTPLS हो या KVS हो, वहाँ भी दोस्तों इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे और शुरू में हम आपको बताएंगे कि बाल्य वृद्धि एवं विकास जो हम आपको पढ़ा चुके थे, अब उसके हम लोग अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, इनसे आपका सीटेट जो होता है स्पेशली 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अवस्थाएं कई तरह की होती हैं। बच्चा जब गर्भ में था, बच्चा जब जन्म लिया, बच्चा जब बालक हुआ, बच्चा जब किशोर हुआ, उसके बाद जब वो प्रौढ़ हुआ, अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन हमें सिर्फ 3 अवस्थाओं को फोकस करना है, क्योंकि सीटेट आपका प्रश्न वहीं से बनाता है। क्लियर है दोस्तों? कौन सी अवस्थाएं याद रखेंगे? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जिसमें शैशवावस्था जो होता है जन्म के बाद से होता है, बाल्यावस्था बचपन को कहते हैं, किशोरावस्था हम किशोर बालकों को कहते हैं। एक सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि विकास जो होता है ना, वो गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता है। तो हम आपको शुरू से बता रहे हैं। देखिए, एक्चुअली सीटेट में गर्भ के समय को सिर्फ क्वेश्चन नाम मात्र के बनते हैं, इसलिए हम इसके जो बेसिक क्वेश्चन है बता दें। देखिए, क्वेश्चन होता है जब बच्चा गर्भ में है तो उसको हम लोग कहेंगे गर्भ, ठीक। और उसकी जो पीरियड है, जो उसने दिन वो उसमें जिया है, उसको हम लोग कहेंगे उसमें रहने की उसकी दशा या अवस्था। तो गर्भ में की रहने की अवस्था को कहेंगे हम गर्भावस्था। वो होता है कितने दिन का? देखिए ध्यान दीजिए, वो कितने दिन का होता है? वो होता है आपका 9 माह 10 दिन का। इसको हम लोग दिन में कैसे करते हैं? 280 दिन। कितने दिन? 280 दिन इसका होता है। 1 मिनट, 280 दिन ये स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। मीन्स क्या कहा जाता है उसको? एवरेज टाइम माना जाता है। 9 माह 10 दिन पहले भी बच्चे हो जाते हैं, बाद में भी होते हैं, लेकिन हम लोग इसको एग्जैक्टली मान के चलते हैं 9 माह 10 दिन एवरेज, ठीक। इसके बाद आता है आपका शैशवावस्था, जिसको हम लोग कहते हैं जब बच्चा जन्म ले लिया तो उसको कहेंगे हम लोग शैशवावस्था। उसको हम कहेंगे जन्म से 2 वर्ष। ये ध्यान देंगे, कहीं कहीं दिया होता है जन्म से 6 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं दिया रहता है जन्म से 6 वर्ष, कहीं लिखा होता है 0 से 6 वर्ष। तो ध्यान दीजिएगा, ये 0 से 6 को आप लोग इनकरेक्ट मानोगे। ये होता है जन्म से 6 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। हम उस पर भी आ रहे हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है जन्म से 2 वर्ष, कुछ ने कहा है जन्म से 6 वर्ष, लेकिन हम लोग मानेंगे जन्म से 2 वर्ष। तो हम लोग इसके बाद की जो अवस्था होती है बाल्य अवस्था, उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे वो पहले जान लेते हैं। देखिए, हम लोग जब बच्चा जन्म ले लिया तो उसको हम कहेंगे, बच्चे को कहेंगे शिशु, उसको मतलब बच्चे को शिशु कहते हैं, उसको शैशव कहते हैं, और उसकी जो अवस्था होगी उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। क्लियर है ना दोस्तों? और जब बच्चा बचपन में गया, जैसे कि हम अगर उसको मानते हैं 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था, तो हम 6 से 12 की अवस्था को मानेंगे बाल्यावस्था, फिर 12 से 18 की अवस्था को मानेंगे किशोरावस्था, फिर 18 से आगे की अवस्था को मानेंगे वयस्कावस्था, उसके आगे प्रौढ़ावस्था। लेकिन हमने बताया आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कौन से? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है शैशवावस्था और बाल्यावस्था। और हम आप पूछोगे कि इनमें भी इम्पोर्टेंट, एक्चुअली आपका पेपर सामने इसलिए बता रहे हैं, भाई पढ़ना तो ये तीनों अवस्थाएं हैं। आपको फोकस ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन आपका एक शैशवावस्था से,
और एक पूछेगा पूर्व बाल्यावस्था से और उत्तर बाल्यावस्था से, फिर किशोरावस्था से। अब ये क्या होते हैं आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा आपसे कि अगर हम देखिए जन्म से 2 वर्ष को भी शैशवावस्था मानेंगे, जन्म से 6 वर्ष को भी शैशवावस्था मानेंगे, परंतु जब हम लोग जन्म से 2 वर्ष को शैशवावस्था मानेंगे तो उसके बाद जो 3 से 6 तक की पीरियड होगी उसको हम कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था मीन्स कि बाल्यावस्था के पहले की अवस्था। ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था 6 से 12, लेकिन हमने उसको कहा कि बाल्यावस्था से पहले की अवस्था को कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था, जिसकी पीरियड हर जगह स्टैंडर्ड होता है, ये लिखा होता है 3 से 6। ध्यान में रहे, शैशवावस्था को अगर हम 0 से 2 मान लेते हैं तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, 3 से 6, 3 से 6 कन्फर्म है, 3 से 6 ही होगी। और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, 6 से 12, 6 से 12, 6 से 12 ही होगी। फिर किशोरावस्था 12 से 18 ही होगी। परंतु कभी कभी क्वेश्चन में आपका 6 से 11 भी दे देगा, 6 से 13 भी दे सकता है, 5 से 11 भी दे सकता है। तो आप पहले खोजोगे 6 से 12, अगर 6 से 12 नहीं रहा तो आप 6 से 11 करोगे। इसे दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, या तो 6 से 12 देगा, या 6 से 11 देगा, या 5 से 12, मतलब ये लगभग में होता है। इसलिए कैसे मान लीजिए कि क्या अगर हमने कहा आपसे कि आप जैसे ही 0 से 2 वर्ष के हुए तो आप शैशवावस्था से, तो क्या जैसे ही रात को 12 बजे तो क्या आप तुरंत बालक हो जाओगे? पूर्व बाल्य में नहीं, तुरंत चेंजिंग नहीं आती है, वो धीरे धीरे चेंजिंग आती है। हम लोग एक समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। अब हम लोग समझेंगे कि हमने आपको बता दिया किशोरावस्था, उससे पहले बाल्यावस्था और उससे पहले शैशवावस्था। शुरू से देखेंगे तो ध्यान दीजिए, गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। अब आइए आपको बताते हैं, हमने पूरा अगर हम बाल्यावस्था को काउंट करेंगे तो ये 2 से 12 होगा, जिसमें से हमने बताया आपको पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 हो गया। किशोरावस्था भी क्लियर हुआ, ठीक, प्रौढ़ावस्था भी क्लियर हुआ, वृद्धावस्था भी। इन चीज़ों से हमको मतलब नहीं, हमें सिर्फ कितना पढ़ना है, इतना हमें पढ़ना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, ये दिन 280 होते हैं। अब इसमें इसके स्पेशलिटी आती है कि कौन सी अवस्था में बालक कैसे व्यवहार करते हैं, किसमें किस तरह से व्यवहार करते हैं, क्या उनके नेचर होते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम एक स्लाइड में कुछ पिछली चीज़ों के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हमने आप लोगों को पढ़ाया था वृद्धि और विकास, तो उसमें विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भर के आते हैं आपके सीटेट में, इसलिए इस स्लाइड को हमने ऐड किया हुआ है। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें है वंशानुगत कारक और पर्यावरणीय कारक। मतलब एक जन्मजात कारक या फिर वो जेनेटिक कारक होंगे, और एक होंगे आपके पर्यावरणीय कारक। ध्यान दीजिएगा, जो आपके वंशानुगत कारक होते हैं उनको देखिए कि वो कैसे रिलेटेड होते हैं और पर्यावरण कैसे रिलेटेड होते हैं। पहले हम पर्यावरण वाले आपको बता दें, आसानी होगी। ध्यान दीजिए, आप किसी बच्चे को बाहर से भोजन देंगे तो उसका विकास होगा, पौष्टिक भोजन देंगे तो अभ्यास एवं क्रियाकलाप करके उसके विकास कराएंगे। पारिवारिक वातावरण से उसका, मतलब जो बाहरी दुनिया से जो उसके जुड़ा हो, जब उसने जन्म ले लिया उससे जो जुड़ा हो, वो पर्यावरण कारक होगा या वो सामाजिक कारक होगा। जैसे हमने कहा पौष्टिक भोजन जन्म के बाद होता है, अभ्यास एवं क्रियाकलाप अब जन्म के बाद कराते हैं। परिवार का जो वातावरण हो वो जन्म के बाद होता है। स्कूल का वातावरण भी आपका जन्म के बाद का आप जाते हो, मतलब जन्म के बाद की जो चीज़ें उसको इफेक्ट करेंगे उसको हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स या पर्यावरणीय कारक कहते हैं। फिर आपका बचपन का अनुभव आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका देखिए मित्र एवं पास पड़ोस आ जाता है। मीन्स कि ये जितने भी सेक्शंस हैं ये सारे के सारे आपके पर्यावरणीय कारक में आते हैं, ठीक। अब हम आप लोग आपको वंशानुगत कारक बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी बच्चे की फिजिकल संरचना मीन्स कि क्या होता है कि हमारे माता पिता जैसे होंगे वो जीन्स निर्धारित करते हैं कि हम कैसे होंगे। तो जो हमारी संरचना मिलती है वो हमारे माता पिता से मिलती है। अब मान लो कि किसी जानवर का बच्चा है, उसकी जो संरचना मिलेगी वो उसके माता पिता से मिलेगी। तो जो संरचना होती है ना, ये हमको किससे मिलती है? हमारे माता पिता से मिलती है। अगर वो लोग, जैसे हमारे माँ, जब हम लोग घर में रहें तो माँ को पौष्टिक भोजन मिलता है तो हम लोग हष्ट पुष्ट होते हैं, और उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है दोस्तों, तो कैसे होते हैं?
कमज़ोर बच्चे हो जाते हैं। इसीलिए संरचना किस पे डिपेंड करेगी? वंशानुगत पे। ये जन्म से पहले के अवस्था डिसाइड होता है। ये ध्यान दीजिए। बुद्धि, जो बुद्धि होती है ना, ये हमारे, देखिए ध्यान दीजिए, जब हम आपको बुद्धि पढ़ाएंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बुद्धि जो होता है ना, ये हमारे माता पिता से जेनेटिक मिला होता है। बुद्धि जिसकी जितनी है उसकी उतनी ही रहेगी, इसको बढ़ाया नहीं किया जा सकता। इसके इंग्लिश में आप दो टर्म पढ़ोगे, क्या बुद्धि को इंक्रीज किया जा सकता है? गलत। बुद्धि को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? बुद्धि को डेवलप किया जा सकता है, इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो बुद्धि किससे जुड़ी हुई है? जो हमारे माता पिता ने जैसे दिया हमको वैसे वो जुड़ी हुई है। तो आपका बुद्धि किस में आ जाएगा? वंशानुगत कारक में। लिंग भेद, हमारे हम जन्म से पहले डिसाइड होता है ना कि हम कौन से लिंग के होंगे। तो लिंग भेद किस में होता है? लड़की होंगे कि लड़के होंगे। ये लिंग भेद भी किस में आता है? वंशानुगत में। स्नायु मंडल मतलब नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है ना दोस्तों, जो हमारे तंत्रिका तंत्र होते हैं, संवेदी चीज़ें होती हैं, सारी की सारी वंशानुगत डिसाइड होती हैं। जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं दोस्तों, अंतःस्रावी, ये सारी की सारी हमारे किस पे डिपेंड होती हैं? हमारे जन्म से पहले से सारी चीज़ें फॉर्म हुई होती हैं। क्लियर हुआ आपका? वृद्धि और विकास, और क्वेश्चन आपका बनेगा कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा, एक अलग कुछ ऑप्शन दे देगा, तो हमें उनमें से सेलेक्ट करना होता है। क्लियर है? अब उसी तरह से, या फिर सबसे इजी क्वेश्चन बनाएगा कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारक कौन से हैं। तो 3 इनमें से दे देगा आपको, और 1 इनमें से कोई उठा के दे देगा। ठीक है? तो आप लोग इसमें अंतर कर लेंगे ना। चलिए ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया था? हम आपको अवस्थाएं पढ़ा रहे थे। आइए वापस, हमने कहा शैशवावस्था, जब गर्भ के बाद की अवस्था होती है उसको हम कहेंगे शैशवावस्था। अब शैशवावस्था में बालक का विकास कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ध्यान दीजिए, शैशवावस्था होती है आपका जन्म से 2 वर्ष, जिसमें होता है शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं शारीरिक विकास। तो ध्यान दें कि अब तीनों विकासों का, तीनों अवस्थाओं का अगर हम लोग कंपेयर करें, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनमें से शारीरिक विकास जो होता है शैशवावस्था में सबसे तेज होती है। ध्यान दीजिए, देखिए मैंने अपने नोट्स में इस तरह से एरो किया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको। क्लियर? ये क्या है कि शारीरिक विकास में तीव्र वृद्धि, मतलब शारीरिक विकास हम कैसे डिकोड करेंगे? लंबाई एवं भार में वृद्धि, हम वृद्धि आपको पढ़ा चुके हैं। ध्यान दीजिए, लंबाई एवं भार में वृद्धि, तो लंबाई और भार में वृद्धि कैसा होगा? शारीरिक विकास। और ये तीनों अवस्थाओं की तुलना में क्वेश्चन बनेगा कि किस अवस्था में विकास सबसे तेज होता है। देखिए हम आपको क्वेश्चन भी साथ साथ बता रहे हैं। तो शैशवावस्था में विकास सबसे तेज होता है। क्लियर? फिर आता है आपका मानसिक विकास। उससे पहले आप समझ लो कि जैसे जैसे बाल्यावस्था की ओर बालक जाएगा उसका विकास स्लो होगा। अभी हम आपको इंटरलिंक कर रहे हैं कि जो पूर्व बाल्यावस्था होता है उसमें भी क्या होता है? शारीरिक विकास तेज होता है। आप खुद ध्यान दो कि जब बच्चा, हम शैशवावस्था में आ रहे हैं, कि बच्चा जो होता है जब छोटा होता है तो देखो कितना तेज़ी से उसका ग्रो होता है, कितना तेज़ी से वो जन्म लिया, 2 वर्ष के अंदर देखते हो कितना तेज़ी से उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। मान लीजिए अभी आप इस समय 30 वही कोई 30 का होगा, कोई 20 का होगा, कोई 25 का होगा। ध्यान दीजिए, क्या 25 से 27 के बीच में आपके शरीर में कुछ चेंजेस हुए? नहीं हुए। लेकिन वो यही 2 साल इधर दिए नहीं चेंज हुए, लेकिन वही 2 साल उसमें देखोगे आप तो शैशवावस्था में 2 साल में बच्चा, एक सोता हुआ बच्चा उठ के बैठने लगता है, चलने लगता है, मतलब कितना तेज़ी से डेवलप हो गए। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होगा। फिर आपका आएगा कौन सा विकास? जैसे जैसे फिर बाल्यावस्था आपका आएगा, तो बाल्यावस्था में भी जो 3 से 6 वर्ष होता है उसमें भी शारीरिक विकास बहुत तेज़ होते हैं। हम आपको बाल्यावस्था में बताएंगे। क्लियर है? यहाँ ध्यान दीजिए। फिर मानसिक विकास। मानसिक रूप कौन सा होता है? हमने आपको बताया था कि जैसे हमने ध्यान लगाया, मानसिक से जुड़ा है, स्मरण है, मानसिक से चिंतन करते हैं तब मानसिक रूप से करते हैं, मनन करते हैं मानसिक रूप से करते हैं, संवेदनाएं हमारी मानसिक रूप से होती हैं, प्रत्यक्षकरण, ये सारी चीज़ें मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। अगर कभी का क्वेश्चन आपका है कि मानसिक विकास, तो मानसिक विकास में क्या क्या आते हैं? तो ये ध्यान दीजिएगा कि ध्यान आ गया, जो माइंड से जुड़ी हुई हैं, ध्यान, स्मरण, चिंतन, मनन, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ये सारे के सारे मानसिक में आते हैं। तो क्या हो गया? तो मानसिक विकास इसमें कैसा होगा? तीव्र होगा। किसमें? शैशवावस्था में। क्वेश्चन बनेगा कि मानसिक विकास तीव्र होता है
तो किसमें तीव्र होता है? शैशवावस्था में। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक विकास भी तेज, मानसिक विकास भी तेज। एकदम ध्यान रहे इस पे, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, एक मनोवैज्ञानिक थे वैलेंटाइन, उनका एक फेमस कथन है कि सीखने का आदर्श काल हम लोग शैशवावस्था को कहते हैं। मतलब सीखने का सबसे आदर्श काल होता है। इसमें बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है, शारीरिक तेज़ी बहुत तेज़ी, शारीरिक वृद्धि विकास तेज़ी से होगा, फिर मानसिक वृद्धि विकास, उसके विचार डेवलप होने लगेंगे, वो सारी चीज़ों को सोचने समझने लगेगा। क्लियर हुआ? फिर क्रो एंड क्रो ने कहा है कि शैशवावस्था जो होता है ना, मतलब उसको उन्होंने कहा है कि जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि शैशवावस्था में को हम लोग उसको हम नींव मानेंगे, उसको हम आधार मानेंगे, ये उसका क्या होता है, भावी जीवन का निर्माण यहाँ से किया जा सकता है। मतलब जैसे जैसा शैशवावस्था में उसका गुजरा होगा, उसकी आगे की अवस्थाएं वैसे ही डेवलप होती जाएंगी। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने कहा सामाजिक विकास, ठीक, या फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि सामाजिकता, मतलब बच्चे की सामाजिकता या सामाजिक विकास कैसे होता है। तो शैशवावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होगा? प्रारंभ में सामाजिकता न्यून, मतलब बच्चा जब, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिए कि शारीरिक और मानसिक तो तेज हो गया, और सामाजिक में क्या होता है कि बच्चा जो प्रारंभ में क्या होगा, उसकी सामाजिकता कैसी होती है, कम होती है। मतलब बच्चा जब जन्म लिया, बताइए, अब खुद बताइए, जन्म बजे उसको क्या पता कि सही क्या है गलत क्या है? वो तो ना सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। हम ये भी नहीं कर, अगर क्वेश्चन बन जाए कि बच्चा असामाजिक होता है तो असामाजिक भी नहीं होता, बच्चा सामाजिक होता है तो सामाजिक भी नहीं होता। उसको क्या पता है? सामाजिक तो बाहर सी चीज़ें डाली गई है ना, उनको कुछ नहीं पता होता है। तो बच्चा ना सामाजिक होगा ना असामाजिक होगा, उसको हम एक नाम देते हैं गैर सामाजिक। क्लियर हुआ? हमने उसको क्या नाम दिया? गैर सामाजिक। जैसे जैसे वो आपसे इंटरेक्ट होने लगेगा, जैसे जैसे वो व्यवहार, परिवार का व्यवहार जानने लगेगा, वो क्या होने लगेगा, वो उस परिवार का धीरे धीरे सहयोग देने लगेगा, तब उसमें धीरे धीरे सामाजिकता आने लगेगी। बाकी हम आगे आपको नैतिक विकास में इसके बारे में बढ़िया से पढ़ाएंगे। अब ध्यान दीजिए, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बच्चा कितना क्यूरियस होता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। वस्तुओं को फेंक करके, वस्तुओं को तोड़कर जिज्ञासा को बच्चा शांत करता है। ध्यान दीजिएगा, जिज्ञासा प्रवृत्ति बच्चे की कैसे, बच्चा छोटा बच्चा, उसको कुछ भी दोगे ना, उसको नहीं पता वो क्या चीज़ है, वो इतना क्यूरियस होगा ना, उसको तोड़ेगा, कोई खिलौना दे दो उसको फाड़ देगा, चीर देगा, तोड़ करके, खोल करके, मतलब कोशिश करेगा, खोल तो नहीं पाएगा, मतलब हर तरह से कोशिश करेगा, इतना मतलब इंटरेस्टेड होता है। कुछ भी उसको दे दो, बर्तन दे दो, डिब्बा दे दो, कुछ भी दे दो, वो बहुत क्यूरियोसिटी से उसको देखता है। तो छोटे बच्चे में जिज्ञासक क्वेश्चन बनेगा तो जिज्ञासक प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। क्लियर हुआ? अब आगे आते हैं संवेगों का प्रदर्शन। ध्यान दीजिएगा, बच्चा जब छोटा होता है ना तो उसके संवेग बहुत हाइप होते हैं। प्रारंभ में उत्तेजना जो होती है ना उसकी, मतलब ध्यान दीजिएगा कि बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसमें उत्तेजना सबसे पहले आती है, जो बहुत तेज होती है। उत्तेजना मतलब कि पैदा होते वो किसी चीज़, मतलब कि रोने गाने लगता है, रोंदन करने लगता है, मतलब उत्तेजित हो जाता है, बात बात पे भूख लगेगी, उत्तेजित हो जाएगा। लेकिन वो तो बता नहीं पाएगा ना कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि उसके तो भाषा डेवलप हुए नहीं है अभी। अब वो क्या करेगा, रो करके, पैर पटक करके, चिल्ला करके वो अपने संवेगों को प्रकट करेगा, तो हम लोग जानेंगे कि बच्चा कुछ खोज रहा है। तो ठीक, अब इसमें दिया है कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि 2 वर्ष तक बच्चे में क्या जन्म हो जाता है, भय, क्रोध, घृणा, प्रेम, ये विकसित हो जाते हैं। और एक और मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चे के सारे संवेग 2 वर्ष के अंत तक डेवलप हो जाते हैं, परंतु प्रारंभ में उसके कौन से सिर्फ उत्तेजना होती है, कौन से सिर्फ संवेग होते हैं, उत्तेजना होती है। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम क्राम प्रवृत्ति पे। जब आप मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड को पढ़ोगे ना, इन्होंने सेक्सुअल चीज़ों पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है और इन्होंने एक बहुत अच्छी थ्योरी दी है। लोग इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किए, लेकिन ये बहुत अच्छे, मतलब मनोविश्लेषणात्मक के जनक माने जाते हैं और ये बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने चीज़ों को खोल करके रख दिया है। जब हम इनके बारे में आपको पढ़ाएंगे ना, इनके थ्योरियाँ बहुत जगह लागू होती हैं, तो अब आपको बताएंगे कि कितने महान व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि इस अवस्था, इनके अनुसार जो था, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए सेक्सुअल की चीज़ों के ऊपर और कोई मनोवैज्ञानिक जोड़ दे कि किसने ऐसा बताया, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप तुरंत सिगमंड फ्रायड मान लेना। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस पर स्पेशली वर्क किया है। क्लियर?
फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। मतलब फ्रायड ने कहा है कि बच्चा जो अंगूठा चूसता है वो उसका सेक्सुअल डिज़ायर होता है। सेक्सुअल डिज़ायर मतलब कि बच्चा जो छोटा होता है ना, वो पैदा होते ही, देखिए ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू फ्रायड बच्चा जो अपना अंगूठा चूस रहा है ना, ये क्या करता है, वो अपनी कामुकता को शांत कर रहा है। क्लियर है। अगर माँ के अपने स्तनों को चूस रहा है तो अपनी कामुकता को शांत कर रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू नॉट मी, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड। और देखिए इसमें सब लिखा हुआ है, बालक उसको प्रदर्शन माता के स्तनपान द्वारा अथवा पैर के अंगूठे चूस कर करता है। कामुकता का जो क्षेत्र होता है मुख्य गुदा होता है। अब अभी बताइए कि बच्चे के गाल पे जैसे अपना हाथ रखेंगे वो अपना मुंह घुमा करके आपके उंगली को मतलब चूसने लगेगा। कुछ भी दे दो वो चूसने लगता है। तो फ्रायड ने कहा है कि ये कामुकता के कारण करता है। फिर इसके बारे में इसकी अवस्थाएं बताएंगे मनोलैंगिक अवस्थाओं में कि कैसे गुदा होता है, फिर कैसे किशोर अवस्था में ये कामुकता, मतलब उन्होंने सेक्सुअल डिजायर के ऊपर ही पूरा डेवलपमेंट को परिभाषित कर दिया है। क्लियर हुआ इतना। अब ध्यान दीजिए, बच्चा जो होता है कि एक विलोमिता की गुण होती है। तो बच्चा विलोमिता मतलब होता है ना कि अगर हमने एक ओ बनाया, बीच में खड़ी पाई लगा के वो बना दिया, फिर हमने एक पूंछ लटका के क बना दिया, तो बच्चा प्रारंभिक बिंदु पे नहीं आ पाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अविलोमियता, विलोमियता का मतलब होगा कि आ गया, अविलोमिता का मतलब कि वो प्रारंभिक बिंदु पे नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट हम आपको जीन पियाजे में भी बताएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है ताकि आपको यहाँ समझा दें। तो जीन पियाजे के समय आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से क्वेश्चन जीन पियाजे से भी बनता है और यहाँ से क्वेश्चन अवस्थाओं से भी बनता है। तो ये हमारा दोनों जगह कॉमन है, इसलिए आपके नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो विलोमिता को हम क्या समझेंगे, अगर शुरू के बिंदु पर अगर वो लौट आया तो हो गया विलोमिता, अगर वो नहीं लौट आया तो उसको कहेंगे अविलोमियता। तो छोटा बच्चा वो कैसे लौट पाएगा, तो शैशवावस्था में क्या होता है, अविलोमियता का गुण पाया जाता है, मतलब नहीं लौट पाता है। उससे पहले है जीववाद, मतलब हमने उसको हाथी का खिलौना दिया, हमने कहा हाथी काट लेगा, वो पुतली देखेगा, पुतली को देख करके क्या जानेगा खिलौने को, बेबी डॉल को देख के क्या जानेगा, अरे ये तो खेल रही है, ये भी जिंदा है हमारी तरह, उसको नहीं पता है कि उसमें जान नहीं है। तो किसी भी चीज़ में वो जीव ढूंढता है, उसको सजीव निर्जीव का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, हर चीज़ को जानता है कि ये जिंदा है और ये मानव की तरफ बिहेव करेगा। क्लियर। तो सबसे खेलने लगता है। तो जीववाद का गुण शैशवावस्था में। क्लियर हुआ। फिर अविलोमियता का पता ही दिए, शैशवावस्था में अविलोमया होते रहे। शाब्दिक भाषा का उदय, धीरे धीरे आ उ मा पा चा, मतलब शाब्दिक धीरे धीरे वो सीखना शुरू करेगा भाषा को। ठीक, शाब्दिक भाषा का उदय। अब जैसे 2 वर्ष के बाद उसको हम लोग आंगनबाड़ी में डालेंगे तो भट्ठी लेकर के, चौक लेकर के, पेन लेकर के वो लिखना शुरू कर देता है। तो लिखने पढ़ने की शुरुआत कहाँ से होती है, आपके लिखने पढ़ने की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब जैसे ही ख़त्म होगा आपका शैशवावस्था वहाँ से शुरुआत होती है। अब ध्यान दीजिए, वस्तु स्थायित्व का इसमें बताया है कि अगर हमने किसी बच्चे के सामने कोई वस्तु को लाया और फिर हमने हटा दिया, तो जितना देर उसके सामने वो वस्तु रहेगी ना, वो उतना देर उसको क्या मानेगा कि वो अस्थाई है। ध्यान दीजिएगा, जितना देर उसकी आंखों के सामने वो वस्तु रहेगी उसकी वस्तु को वो मानेगा, और जैसे उसकी आंखों के सामने से हटा दिया गया वो उसको भूल जाएगा। तो जब तक इसको वो नहीं जान पाया, इसको इस कंसेप्ट को नहीं कर पाया कि हटा देने के बाद भी वस्तु है अस्तित्व में, तो उसको वस्तु अस्थायित्व का गुण नहीं माना जाएगा। और जब वो ये चीज़ को जान गया तो उसका गुण आ जाता है। तो मीन्स कि वस्तु अस्थायित्व का जो चीज़ कंसेप्ट होता है वो भरपूर होता है सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में। मतलब बच्चा किसी चीज़ के बारे में, वस्तु के अस्थायित्व को वो नहीं जान पाता, तो वस्तु अस्थायित्व का अभाव होता है। संरक्षण का अभाव, अब देखिए एक संरक्षण का अभाव होता है कि उससे पहले आप समझ लीजिए अनुकरण की प्रवृत्ति। छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता, आप जैसा करोगे वो वैसा करेगा। आप किसी गिलास को पकड़ोगे तो वो गिलास को पकड़ेगा, आप किसी भी खिलौने को उसको देखो, जिस तरह से एक्टिविटी करोगे वो देखेगा। मतलब क्या करेगा, वो अनुकरण करेगा, उसको खुद कुछ नहीं पता, वो आपको देख करके ही सारी चीज़ें करेगा। फिर आता है संरक्षण का अभाव। आकृतियों में अविलोमियता, मतलब हमने आपको विलोमिता पढ़ा दिया ना कि, तो विलोमिता हमने क्या बताया कि उस जो क्या बोला जाता है कि जो हमने कोई आकृति बना दी, क्या बोला जाता है उसको, कोई शेप बना दिया, तो उसमें अगर बड़ा शेप बना दिया जोड़ करके, फिर वो वापस उसको तोड़ नहीं पाया, नहीं वापस लौट पाया, मैंने क बना दिया, फिर हमने बोले गोला बनाया, फिर पाई लगाया, फिर पूँछ लटाया, फिर मूछ बनाया, क बना दिया, तो फिर हमने कहा बेटा इसमें गोला जो था वो कहाँ गया। अगर वो नहीं बता पाया मतलब क्या है, वो संरक्षण का अभाव उसके अंदर। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम इसके आगे देखते हैं, एक और स्लाइड होगा, हाँ एक और है, इसमें है स्वप्रेम की भावना।
मतलब इस अवस्था में बच्चे को अगर आप टॉफ़ी दोगे तो सोचेगा कि हम सब खा जाएं, कुछ भी खिलौना दे दो वो सब उसी का है, मतलब वो खुद से प्रेम करेगा। इसको नार्सिसिज्म कहेंगे, इसको भी सिगमंड फ्रायड ने कहा था। यह नार्सिसिज्म का गुण होता है। क्लियर है कि इसको चाहता है कि सब लोग उसको ही प्रेम करें, सारी चीज़ें उसी की हैं। फिर आते हैं दोहराने की प्रवृत्ति। बच्चा कोई एक शब्द सीख लेगा, माँ माँ माँ, बार बार दोहराएगा माँ 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 माँ, उसको उससे मज़ा आता है, वो करके उसको खूब खुशी मिलता है। फिर होता है परनिर्भरता। इस अवस्था में बच्चा जो होता है ना, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहता है। आप सोच के देखिए साइकोलॉजी में रटना क्या है। जो भी चीज़ हमने आपको बताया सारी चीज़ें समझने वाली हैं। तो क्या होता है, अपने परिवार के सदस्यों पे निर्भर रहता है, विशेषकर अपनी माता के ऊपर वो निर्भर रहता है। क्लियर हुआ चीज़ कि उसकी माता ही उसकी सारी चीज़ें करती हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसकी निर्भरता कम होने लगेगी। तो पर निर्भरता का गुण किसमें पाया जाएगा, शैशवावस्था में। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब है सीखने की तीव्रता। शैशवावस्था में बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है, अत्यंत तीव्र गति से। कोई भी चीज़ उसको बताओ वो धीरे धीरे सीखने लगेगा, बहुत तेज़ी से सीखता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, हमने अब कुछ सारी चीज़ें बता चुका हूँ। मूल प्रवृत्तियों पर कैसे होता है, तो भूख लगने पर रोने लगेगा, क्रोध आने पर चिल्लाने लगेगा, मतलब ये सारी चीज़ उसकी मूल सारी मूल प्रवृत्तियाँ होती है। जब आपको संवेग पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, मतलब कि वो बोल नहीं पाएगा तो रो करके, गा करके, चिल्ला करके अपनी संवेगों को प्रकट करेगा। ठीक, मतलब मूल प्रवृत्तियों से वो बताएगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा। तो रोना, हंसना, क्रोध में आना, ईर्ष्या करना, ये सारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। फिर आता है नैतिक भावना का अभाव। हमने आपको बता ही दिया कि नैतिकता, जब सामाजिकता नहीं होगी तो नैतिकता नहीं होगी। उसको नहीं पता कहाँ शुशु करना है, कहीं कहीं कोई बैठा है, कहीं लेटा है, कितना भी कोशिश कर लो कहीं कर देगा। नैतिकता नहीं है उसके अंदर, वो कुछ भी करेगा। तो चलिए यहीं तक, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन यहीं हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि देखिए हमने आपको डिटेल बताया है, इसलिए वीडियो लंबी है। हम भी चाहें तो 4-5 चीज़ें ही बता करके इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन 4-5 चीज़ें बताने से नहीं होगा। अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो इससे जो 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको मिलें। अगर नहीं मिला तो फिर क्या फ़ायदा इतने सारी मेहनत करने का। और वीडियो इस प्रॉपर आप लोग रिव्यू दो कि क्या ये वीडियो सही है, क्या हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको पढ़ा दें या स्टूडियो से पढ़ा दें, क्योंकि स्टूडियो में भी हमको भी मालूम है कि हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तब मेहनत कर क्यों रहे हैं, जब वो चीज़ें हमको ही सिर्फ नहीं ना समझनी, आपको समझनी है। जब तक स्टूडियो प्रॉपर नहीं हो जाएगा हम आपको रिकॉर्डिंग से पढ़ाएंगे या फिर एक एक रिकॉर्डिंग कहीं से करके आपको डालते रहेंगे। थोड़ा आपकी सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। देखिए हमने अभी तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, ना लाइक, ना कमेंट, ना शेयर। मैं वैसा नहीं हूँ। थोड़ा हमारी भी व्यक्तित्व को आप लोग समझो, सपोर्ट करो। हम आपको वो चीज़ देंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होगी। चलिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप लोग इन पिन करें। और आपको जो मर्जी लगे कि हमारी मेहनत है तो आप लोग शेयर करें, ना करें आपके ऊपर है, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।